नमस्कार मित्रों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विद्या मंत्रा की टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सीटेट के एग्ज़ाम लगभग खत्म होने वाले हैं और अगर मैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की बात देखूं तो कल और परसों ऑफ़िशियल एग्ज़ाम हमारा है और जिन बच्चों के एग्ज़ाम 16 और 17 को छूट गए थे, 16 के जो इवनिंग का एग्ज़ाम था वो छूट गया था और 17 का जो एग्ज़ाम था, 17 दिसंबर का जो एग्ज़ाम टेक्निकल रीज़न की वजह से शिफ्ट हो गया था। तो इस 16 को जिन बच्चों का एग्ज़ाम था, उनका एग्ज़ाम हमारा 17th ऑफ जनवरी को होगा और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 17 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट दोनों का छूट गया था, उनका एग्ज़ाम हमारा 21st ऑफ द जनवरी को होगा। तो बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स भेजा हमें और जो भी रिस्पॉन्स भेजा उसका क्वेश्चंस बना के हमने आपको यहाँ पे शेयर किया। देखिए, मैं आपको देखा जाए तो ईवीएस जो थी वो थोड़ा मॉडरेट थी, कंटेंट कम आया हुआ था और कंटेंट कम आया हुआ था और जो आपके सवाल आते हैं मीन्स पेडागोजी से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए थे, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ सिचुएशंस थी, ठीक है? कंटेंट्स कम आया हुआ था और पेडागोजी के सवाल ज़्यादा आए हुए थे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने को मिली तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए थे। क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं हम आपको बताएँगे ज़रूर क्योंकि 16 दिसंबर से लेके आज तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके जो-जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन में आए हमने आपको बताया है। तो देखिए पहला सवाल जो आज पूछा गया ईवीएस में वो नृत्य से पूछा गया। पूछा गया कि छाऊ नृत्य कहाँ पे होता नहीं होता है। इस तरीके से कुछ सवाल पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास झारखंड थे, उड़ीसा थे, पश्चिम बंगाल थे और हिमाचल प्रदेश था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ जो छाऊ नृत्य होता है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों जगह होता है। उसको डिफरेंट-डिफरेंट नाम से जाना जाता है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हमारा छाऊ नृत्य नहीं होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो बच्चे ने जो भी ऑप्शन भेजा था उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाया लेकिन छाऊ नृत्य पे प्रश्न जरूर आया था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, छाऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। तो इस तरीके से सवाल जो था वो आया हुआ था। और अगला सवाल जो पूछा था कि एक व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा है, तो मुंबई से जब चंडीगढ़ जा रहा है तो कौन सा स्थान रास्ते में नहीं पड़ेगा? देखिए मैं आपको सवाल जो बता रहा हूँ कि देखिए मुंबई से वो चंडीगढ़ जा रहा है, तो मैं अगर बात करूँ तो देखिए अगर मैं इंडिया के नक्शे की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से अगर इंडिया का नक्शा है और मैं एग्जैक्टली तो बना नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुंबई जो है हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चंडीगढ़ हमारी पंजाब की राजधानी है। तो अगर मैं नीचे से देखूं, मुंबई हमारा नीचे है, ठीक है। अगर पंजाब ऊपर है, चंडीगढ़ ऊपर है, तो मुंबई हमारा नीचे है। तो वो ट्रेन से अगर मुंबई से चल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मुंबई से अगर वो चलेगा तो वो हमारे दो रूट होते हैं ट्रेन के। या तो आप हाँ, सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलती है ट्रेन तो वो गुजरात आती है, सूरत, वडोदरा, कोटा, राजस्थान होके वो न्यू दिल्ली से फिर वो हरियाणा में एंटर कर जाती है, पानीपत, अंबाला और चंडीगढ़ निकल जाता है, ठीक है। एक तो यही रास्ता होता है हमारा कि मुंबई से निकली ट्रेन, मुंबई से महाराष्ट्र, मुंबई से गुजरात, इसमें वडोदरा और सूरत आते हैं और उसके बाद ट्रेन हमारी राजस्थान में इंटर होती है। राजस्थान में हमारा कोटा आता है और कोटा के बाद क्या कहते हैं वो ट्रेन हमारी इंटर कर जाती है हमारी रतलाम, मध्य प्रदेश में इंटर कर जाती है। मध्य प्रदेश में इंटर करने के बाद वो ट्रेन हमारी ग्वालियर से इंटर कर जाती है और इंटर करके हमारी सीधे कहाँ जाती है, मथुरा और न्यू दिल्ली होते हुए हमारे पास वो पानीपत, सोनीपत, करनाल, अंबाला होते हुए वो चंडीगढ़ आ जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें से जो सवाल आपसे पूछा गया था कोटा, सूरत, अंबाला कौन सा स्थान नहीं पड़ेगा, तो देखा जाए तो लखनऊ हमारा नहीं पड़ेगा और यही राइट आंसर होगा क्योंकि ट्रेन हमारी लखनऊ नहीं जाएगी अगर वो चंडीगढ़ जा रही है ट्रेन तो। ठीक है, इस तरह से हमारे सवाल आए थे एग्जाम में।
और एक बच्चे में संरक्षण का अभाव है तो वो किस अवस्था में होगा? देखिए कंजर्वेशन की कमी है उसके अंदर अभी, तो जीन पियाजे के अनुसार वो किस अवस्था में होगा? तो जीन पियाजे के अनुसार वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कॉलबर्ग से सवाल आए हुए थे, वेगोत्सी से सवाल आए हुए थे, एक क्वेश्चन हमारा जेडपीडी से आया हुआ था, और और भी जो क्वेश्चंस आएंगे हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल आया था कि एक व्यक्ति के यहाँ बर्फबारी भी होती है और धूप के लिए वो बाहर निकल कर इंतजार करते हैं, बारिश भी होती है और घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं, ढालू छतें भी होती हैं, नुकीली छतें होती हैं, स्थान कौन सा है? देखिए भाई, लद्दाख में आपकी बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है और वहाँ पे हमारे जो छत होती हैं ढालू नहीं होती हैं। असम में हमारे बांस के ऊपर छत बनाए जाते हैं, जो मजबूत मजबूत 10 से 12 फीट ऊपर बांस पे मजबूत छत बनाए जाते हैं। बारिश होती है लेकिन बर्फबारी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ के भी जो घर हैं वो इस तरीके से नहीं होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी सिमिलर सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे जो सवाल आया था वो कुछ मनाली हिमाचल प्रदेश से पूछा गया था कि वहाँ के कुछ घर और वहाँ का जो इन्वायरमेंट कल्चर है कुछ इस तरीके से था। ठीक है, सवाल वो अगला जो पूछ रहे थे कि लद्दाख और अबू धाबी के बारे में एक प्रश्न आया हुआ था, कुछ लद्दाख के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए थे, अबू धाबी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो वहां से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था। बच्चे ने एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चंस नहीं बताया हमें। ठीक है, तो एक सवाल और आया था कि कौन सा जानवर अपने दांत बढ़ने के कारण चीजों को काटता है और कुतरता है? तो भाई ये एक अच्छा सवाल था, रिपीटेड सवाल था और गिलहरी है। देखिए हमेशा वो कुतरती रहती है, इसके दांत जो है बढ़ते रहते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, इस वजह से वो कुतरती रहती है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में सवाल आए पक्षियों और जानवरों के दांतों पे बहुत सारे सब प्रश्न आए पूरे सीटेट में। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में एक सवाल और आया जो कि रिपीटेड सवाल था बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत आसान सवाल था। अरब सागर के सीमाओं से सटे हुए राज्य थे, अरब सागर के सीमाओं से सटे हुए राज्य थे, तो मैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जो है हमारे ये अरब सागर से सटे हुए राज्य हैं। ठीक है, अरब सागर हमारा गुजरात से नीचे पड़ता है, जो ये वाला एरिया होता है हमारा, और वो बहुत चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो वो हमारा अरब सागर का एरिया होता है और आप देख सकते हैं कि जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ये हमारे राज्य हैं। ठीक है, और एक सवाल हमारा पूछा गया था एग्जाम में कि नई शिक्षा नीति 2020 का क्या उद्देश्य है? तो भाई सबसे पहले जो हमारा नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 का सिस्टम बनाया उन्होंने, 10+2 को रिप्लेस करके। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनका, जो मेन उद्देश्य था कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होना चाहिए और घर घर हमारी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव और एक्सपीरियंस के बेस पे वो एजुकेशन होनी चाहिए, और इवेल्युएशन सिस्टम होना वो लीनियंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो इस तरह से हमें ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चों को एक जॉब मिल सके, बच्चे अपना कुछ कर सके, उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं आ सकें। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भाई ये हमने कल आपको बताया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे। अधिगम क्षमता पे कुछ सवाल एक पूछा गया था। भाई अधिगम क्षमता मतलब उस बच्चे को पढ़ने संबंधी दिक्कत है, समझने संबंधी दिक्कत है, लिखने संबंधी दिक्कत है, गणितीय कैलकुलेशंस करने में दिक्कत है, तो सवाल पूछा गया था। डिसलेक्सिया से सवाल आया था। डिसलेक्सिया हमारा जो पढ़ने संबंधी समस्या होती है। ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे थे एडीएसडी से भी रिलेटेड सवाल आया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक बच्चा भोपाल से बेंगलुरु जा रहा है, लेकिन पहले बेंगलुरु से भोपाल जाता है, फिर गांधी धाम जाना है, तो किस दिशा में जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा गुजरात है यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ पे हमारा कर्नाटक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है। ध्यान से देखिए, बेंगलुरु से पहले भोपाल जाएगा, तो अगर बेंगलुरु से पहले भोपाल जाता है तो उसे सीधे उत्तर की दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी, और वहां से फिर वो भोपाल, अगर वो भोपाल से कहाँ जाना चाहता है, गांधी धाम जाना चाहता है, तो अगर वो भोपाल से गांधी धाम जाने की यात्रा करना चाहता है तो उसे पश्चिम दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। पहले तो वो उत्तर दिशा में जाएगा, फिर पश्चिम दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से है। देखिए कर्नाटक से अगर वो भोपाल जा रहा है तो उसको उत्तर दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसे पश्चिम दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। बाकी ऑप्शन जो होंगे उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा।
गणितीय में विश्लेषण से संबंधित वेनिले से सवाल आया था। ठीक है, सवाल हर बार आए हैं। वेनिले के ज्यामिति चिंतन और उनके स्तरों पे बेसिस बहुत सारे सवाल हर एग्जाम में पूछे गए। केचुआ किसान का मित्र होता है, निम्नलिखित कारण को पहचानिए, ये सवाल आया था। पर्यावरण में एनसीएफ 2005 से प्रश्न आए थे। ठीक है, हमारे जो लिंग रूढ़िवादिता थी कि मतलब एक बच्चा है, मतलब एक फैमिली में बच्चों को बोलते हैं कि भाई क्या तुम गुड़िया से खेल रहे हो एंड ऑल, तो लिंग रूढ़िवादिता की लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो लिंग रूढ़िवादिता से संबंधित वो प्रश्न आया था। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा पे सवाल आया था कि भाई हमारी प्रगतिशील शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम और जो समय होना चाहिए और बैठने की जगह होनी चाहिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, समावेशी शिक्षा पे सवाल आए थे आपके एग्जाम में। जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उस पे सवाल आए थे कि भाई अगर दिव्यांग बच्चों के साथ हम रेगुलर क्लास में स्टडी करते हैं तो कैसे देते हैं, शिक्षकों को क्या क्या ध्यान देना होगा कि उनका मोटिवेशन बढ़ सके, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, जिससे वो भी पॉइंट ऑफ लाइन में आके समाज में अपना रोल प्ले कर सके, दिव्यांग बच्चे। ठीक है, इस तरह से हमारे एग्जाम में सवाल आए थे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे ये बताया कि ट्रेन से एक प्रश्न आया था, दिशा और मानचित्र से दो प्रश्न आए हुए थे, तो बच्चों ने ऐसा कुछ बताया। ठीक है, एक सवाल कुछ ऐसे आया था कि भाई 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को रात में 10:30 बजे ट्रेन चलती है और 14 अक्टूबर को 10:30 बजे पहुंच जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 12 से 13 और 13 से 14 उसे 48 घंटे लगे। ठीक है, समझ में आया। और टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर की वो 2592 किलोमीटर की। और तो मैंने आपको बताया था कि जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है, 2592 होती है और उसकी स्पीड पूछा गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ तो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको आप डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं प्रॉपर तरीके से बात करूँ तो कितनी होगी ये स्पीड, अगर मैं 48 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 480 हो जाएगा। और अगर हमारा 480 चार छः 24, अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 55 25, ये मतलब 50 55 25, ये लगभग 54 मीटर, 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, कह रहा है। देखिए, जो आपका सवाल का आंसर आएगा वो 5 बटे मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा और उसको आप 5/18 से डिवाइड अगर कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। देखिए, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो ये जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा और उसके बाद 5/18 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लग 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में आपके सवाल जो पूछे गए। देखिए, एक सवाल और पूछा गया आपसे एग्जाम में कि एक स्कूल है उसमें आधे स्टूडेंट चाय पीते हैं और 1/3 कॉफी पीते हैं और 1/6 मिल्क पीते हैं। और इफ द स्टूडेंट हु लाइक्स कॉफी आर 20, तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मिल्क। देखिए, इस तरह से सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो मैंने आपसे बोला 2 3 6 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 3 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 3 6 का जो अगर आप एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, दो दो एक, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी इन स्कूल हाफ स्टूडेंट लाइक टी, 1/3 लाइक कॉफी, 1/6 लाइक्स मिल्क, इफ स्टूडेंट हु लाइक्स कॉफी देन इट्स 20। तो कोई बात नहीं, अगर मैं एक्स हमारे टोटल स्टूडेंट हैं और वो उसमें से 1/3 जो हैं वो क्या पीते हैं, वो पीते हैं कॉफ़ी और वो दिया हुआ है कि 20 हैं वो, तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि 1/6 जो होते हैं, अगर एक्स हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए, 1/3 कॉफ़ी पीते हैं, 20 हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और ये कह रहा है कि 1/6 जो होते हैं, 1/6 स्टूडेंट जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं। ठीक है, मिल्क पीते हैं, तो 1/6 क्या हो जाएंगे,
मिल्क पीते हैं तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इस तरीके से सवाल आपके 2-3 पूछे गए। बाकी क्वेश्चन आपके पेडागोजी बेस्ड पूछे गए। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। तो दिस इज आवर ओवरऑल एनालिसिस। कल और परसों जो एग्ज़ाम है और 17 और 21 के, वो बच्चे अच्छे से तैयारी करिए। एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा तो दिस इज लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाएगी आपको, और आप काफ़ी अच्छे से आगे अपने सुपर टेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी बहुत सारे केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपका सी टेट क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है। तो ये सवाल जो कुछ बच्चों ने पहुंचाए थे हमारे पास एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम मेल करके, तो वो हमने आपको बताया। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे चैनल की सबसे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। आप उसको लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में मेंशन करिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके पेपर रह गए हैं, उनको बेनिफिट हो सके, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको भी बेनिफिट्स हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन किए रहिए। हमें एग्ज़ाम निकालना है इसी बात को। ठीक है, थैंक यू।